हेलो एवरीवन। तो हम मैथ्स की क्लासेस कर रहे हैं शिक्षक के लिए और सहायक शिक्षक के लिए। दोनों ही पदों में आपका नंबर सिस्टम से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। ठीक है ना। तो आज से हम नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम ज्योमेट्री की क्लासेस कर ही रहे हैं, वो अभी कंटिन्यू चलेगा। ज्योमेट्री एक बहुत बड़ा पार्ट है। आपके सहायक शिक्षक में भी उसका कुछ पार्ट आएगा, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन आपके सिलेबस में है कि आकृतियों की पहचान करना, यानी कि उनके गुणों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और व्यापम का जो रहता है वो ऐसे अलग अलग नहीं करता, वो सेम टाइप के क्वेश्चन दोनों ही जगह पे पूछा जा सकता है। हाँ, बहुत डीप भले ही ना पूछे सहायक शिक्षक में शिक्षक की तरह, लेकिन आपकी ज्यामिति से रिलेटेड उसमें प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि सिलेबस में आपके मेंशन्ड है ना। और शिक्षक में तो पूछा ही जाएगा। ठीक है। सिलेबस अभी आया नहीं है, लेकिन अगर आता है तो हमारे एक्सपेक्टेड सिलेबस से थोड़ा बहुत ही डिफर होगा। बहुत ज्यादा फर्क उसमें नहीं पड़ने वाला है। ठीक है। तो देखते हैं। ज्यामिति का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको हम करते जाएंगे। साथ ही साथ हम दूसरे टॉपिक्स को भी कवर करेंगे, क्योंकि समय थोड़ा सा कम है। तो हम स्टार्ट करेंगे किससे? नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम का भी जो पोर्शन है वो बहुत बड़ा है। नंबर संख्या पद्धति का है, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है। तो नंबर सिस्टम को हम आज देखते हैं, बेसिक चीजें देखते हैं, उसके बाद इसमें एडवांस चीजों पे जाते हैं। चलो हम देखते हैं क्या। सबसे पहले इसका बहुत बेसिक चीज कि नंबर सिस्टम बना क्यों, है ना। नंबर सिस्टम स्टार्ट कहाँ से हुआ? तो नंबरों से। ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के नंबर हमको दिखाई देते हैं। कौन कौन से नंबर? ये कुछ नंबर्स हैं, इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं और बेसिक नंबर्स हैं, जिनसे पूरा का पूरा जो गणित है वो टिका हुआ है। ठीक है। गणित के चार स्तंभ: जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। अब ये जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करेंगे किसके साथ? तो इन नंबर्स के साथ उनको, उन संक्रियाओं को लगाया जाता है। ठीक है। चलिए एक एक करके इनके बारे में समझते हैं, है ना। बहुत डिटेल भी नहीं पढ़ेंगे, जितनी हमको जानकारी चाहिए उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा नंबर सिस्टम चालू होता है वो होता है आपके नेचुरल नंबर से, प्राकृतिक संख्या से। नेचुरल नंबर, जिसे क्या कहा जाता है हिंदी में? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, इसे एन से प्रदर्शित किया जाता है। अब इस एन को थोड़ा सा या तो मोटा बना लें, या तो फिर ऐसे दो लाइन खींच करके इस तरीके से लिखें। है ना। दो लाइन खींचेंगे फिर एन बनाएंगे। ये हो गया क्या? हमारा प्राकृत संख्या का नोटेशन है। नोटेशन को भी आप याद रखेंगे, है ना, क्योंकि नोटेशन को बस दे करके एग्जाम में प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। तो प्राकृत संख्या होता क्या है? तो इस प्राकृत संख्या में ये जो एन है, इसका एक पूरा सेट बनता है। इस सेट में नंबर स्टार्ट होते हैं कहाँ से? वन से। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, इसी तरीके से आगे। ठीक है ना। हमको नहीं पता कि ये नंबर कहाँ तक जाएगा, इसलिए हम इसको कह देते हैं कि अनंत तक जाए। ठीक। तो नंबर सिस्टम में देखें, जीरो नहीं है आपका। सबसे बेसिक, सबसे पहला जो नंबर हम देखेंगे नंबर सिस्टम का, वो है क्या? हमारा नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, जो यूज किया जाता है किसके लिए? गिनती के लिए, काउंटिंग के लिए यूज किया जाता है। यही इसका मुख्य उपयोग है। ठीक है। काउंटिंग के लिए इसको उपयोग किया जाता है। अब जब हम संख्या रेखा प्रदर्शित करते हैं, तो संख्या रेखा में ये कहाँ प्रदर्शित होगा? इस तरीके से संख्या रेखा बनाते हैं, छोटी क्लास में आपने बनाया होगा, है ना। यहाँ पे जीरो को पूरा दिखाते हैं, इस साइड पूरे माइनस को दिखाते हैं और इस साइड पूरे प्लस को दिखाते हैं। वास्तविक संख्या भी पढ़ेंगे, वास्तविक संख्या के बारे में। उसी से पूरा का पूरा क्या बनता है? ये संख्या रेखा बनता है। उसी लाइन के ऊपर पे हमको बाकी सारे नंबर्स को दिखाना पड़ता है। तो इन नंबर्स को दिखाने के लिए हम सिर्फ पॉजिटिव साइड को यूज करेंगे, क्योंकि हमारे नंबर सिस्टम के नेचुरल नंबर के सेट में नेगेटिव पोर्शन या जीरो का पोर्शन नहीं है। अब जीरो पोर्शन, जीरो लिखा है मैंने, लेकिन इसको दर्शाएंगे नहीं, है ना। एक, दो, तीन, चार। अब इस तरीके से ये आगे बढ़ेगा। अब इसको दर्शाने के लिए नंबर सिस्टम में, रेखा में दर्शाने के लिए, संख्या रेखा में निरूपित करने के लिए हम क्या कर देंगे? इस तरीके से डॉट्स लगा देंगे। यानी ये नंबर्स जो हैं,
वो क्या है, आपके नेचुरल नंबर्स है। ठीक है ना, इस तरीके से डॉट लगा करके हम इसको दर्शा सकते हैं। ठीक, ये है क्या हमारा नेचुरल नंबर, जिसका मुख्य उपयोग क्या है, गिनती। गिनती के लिए इसका मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है ना। गिनती जो स्टार्ट होती है वो एक से स्टार्ट होती है, जीरो से स्टार्ट करते हैं क्या, नहीं। या माइनस में ले जाते हैं क्या, नहीं। गिनती कहाँ से चालू होती है, हमेशा एक से। तो जो पुराने लोग थे वो कहाँ से स्टार्ट करते थे, एक से ही चालू करते थे, और कुछ तो था नहीं। ठीक है ना, तो एक से चालू करेंगे, एक दो तीन चार, है ना। आपको याद क्या रखना है, इसका सिंबल याद रखना है, इसमें कैसे नंबर्स आते हैं वो याद रखना है, इसका उपयोग याद रखना है कि इसका उपयोग गिनती के लिए किया जाता है, और संख्या रेखा में इसे किस प्रकार से निरूपित किया जाता है वो भी याद रखना है। ठीक है, चलिए आते हैं हम अपने दूसरे नंबर पे। अब इसमें मिसिंग क्या है, इसमें मिसिंग है आपका जीरो। ठीक है, जीरो मिसिंग है, इसलिए जो अगला वाला नंबर आता है वो आता है होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर को क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। ठीक है, इसे प्रदर्शित किया जाता है किससे, डब्लू से। अब डब्लू में भी बनाने के लिए क्या कर देंगे, अलग से दिखाने के लिए हम डबल लाइन का यूज करते हैं। बस ये नोटेशन है उसका, है ना। ये कहाँ से चालू होगा आपका, जीरो से, यानी जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, इस तरीके से। ठीक, इसको एक और तरीके से दर्शाया जाता है, वो दर्शाया जाता है कैसे, जीरो प्लस नेचुरल नंबर, है ना। हमने क्या किया, नेचुरल नंबर के साथ में जीरो को भी रखा है। ठीक है, इस तरीके से दर्शाएंगे इसको, ये इसका नोटेशन हो गया। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाएगा, तो इसका उपयोग गिनती में तो किया ही जाता है, उसके अलावा जहां पर हमको जीरो का उपयोग होगा, ये चीज जीरो कब हुई, कब डाला गया इसमें, जीरो के इन्वेंशन के बाद, है ना। जीरो का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तब हम सिर्फ गिनती वाली चीजों का उपयोग करते थे। ठीक है, अब इनकी विशेषताओं के बारे में बाद में देखेंगे, अभी हम सिर्फ इन्हीं को देखते हैं। अब देखते हैं क्या, कि संख्या रेखा पर इसको निरूपित कैसे किया जाएगा। तो फिर से वही हमारा वास्तविक लाइन। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम जीरो को भी लेंगे, है ना, वन को लेंगे, टू को लेंगे, इस तरीके से थ्री को लेंगे, इस तरीके से संख्या रेखा पर इसे निरूपित करेंगे। क्लियर है, चलो ये हो गया हमारा क्या, होल नंबर, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के बाद हम आते हैं अपने तीसरे पे। अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें हैं, दिक्कत क्या आ रही थी, हम जोड़ना तो कर लिए रहे थे, है ना। आपको थोड़ा सा बेसिक और समझा देती हूँ कि जोड़ना तो हम लोग कर लेते थे। जैसे कि दो और तीन को जोड़ते थे तो कितना आ जाता था, पांच आ जाता था। ठीक, अब मैं अगर तीन में दो को घटा दूं, आ जा रहा है एक। ये सारी चीजें किसमें बिलोंग करी है, ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है। लेकिन यहीं पर मैंने वन माइनस वन करके देखा तो मुझे मिल गया जीरो। ठीक है ना, तो ये जीरो जो था वो नेचुरल नंबर पे बिलोंग नहीं करता था, है ना। ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती गई जोड़ने घटाने गुणा भाग में, जिसकी वजह से बाकी के नंबर सिस्टम डेवलप होते गए, है ना। तो जीरो का अस्तित्व उस समय था नहीं, तो समझ नहीं आता था कि क्या होगा। ठीक है, पूरी तरीके से समाप्त कहा जाता था। लेकिन जीरो के आने के बाद एक सिंबल मिल गया हमको, एक नोटेशन मिल गया कि अगर कहीं पर कुछ नहीं है तो उसको शून्य से प्रदर्शित किया जाएगा। शून्य से प्रदर्शित करेंगे तो ये शून्य अब किस में आ जाएगा, आपका होल नंबर पे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये हमने क्या किया है, थ्री माइनस टू लिया है ना। अब इसी को अगर मैं टू माइनस थ्री ले लूं तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर कितना आता है हमारा, माइनस वन। अब ये ना तो नेचुरल नंबर है और ना ही होल नंबर है। यहाँ पर दिक्कत आने लगी कि अब माइनस वाली चीजें आ रही है, वो माइनस वाली चीजें अब कहाँ जाएगी। ठीक है, माइनस वाली चीजें कहाँ जाएगी, तो माइनस वाली चीजों को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए जो अगला सिस्टम आया, नंबर सिस्टम आया,
वो आया क्या? सेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर नंबर्स। इंटीजर यानी कि आपका पूर्णांक, पूर्ण के बाद पूर्णांक। ठीक है, इंटीजर नंबर्स आ गए। अब ये इंटीजर नंबर को आप किस तरीके से शो करेंगे? तो इसको प्रदर्शित किया जाता है जेड से, या कहीं कहीं इसको आप आई के रूप में भी देखेंगे ऐसे। ठीक, जेड से या तो फिर आई के रूप में, बुक के हिसाब से वो बदल दिया जाता है ना। तो ज्यादातर हायर मैथमेटिक्स में हम जेड का उपयोग करते हैं, और स्कूल वगैरह में जब हम पढ़ते हैं तो आई के रूप में उन बुक्स में दर्शाते हैं, है ना। अब इसमें कौन से नंबर आ जाएंगे? अब जो मिसिंग है वो सारे आ जाएंगे। मिसिंग है सारे मतलब जीरो भी आ जाएगा, आपका सारा पॉजिटिव नंबर आ जाएगा, और इनसे रिलेटेड आपके नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएंगे। ठीक है, तो अब इसकी विशेषता अगर देखें जाने, तो क्या हो जाएगा? इसमें सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, सारे नेगेटिव नंबर रहते हैं, और साथ ही साथ में जीरो भी रहता है। तीनों चीज से मिल करके बना, है ना। ठीक, ये चीजें हो गई। अब आते हैं अगली चीज पे। अब जब इन नंबर्स को हमने क्या करके देखा था? जोड़ के देखा था, घटा के देखा था। गुणा करने से भी ज्यादा दिक्कत नहीं है, दिक्कत आता है किसमें? भाग करने पे, है ना। भाग करने पे आता है दिक्कत। भाग करने पे यानी कि अगर अब मैं 4 को भाग कर दूं 2 से, तो कितना उत्तर आएगा? 2 आएगा। ठीक, अब यहीं पर यदि 2 को भाग कर दूं 4 से, तब क्या आएगा? इसको कटा करके 1/2 तो लिख सकते हैं, लेकिन क्या ये 1/2 आपके नेचुरल नंबर में है, या होल नंबर में है, या इंटीजर में है? कहीं नहीं। ठीक है, ये जो 2 लिखा हुआ है ये बल्कि किसमें है? इन तीनों में है, नेचुरल नंबर में भी है, होल नंबर में भी है, इंटीजर में भी है ना। लेकिन ये जो 1/2 लिखा है या 2/4 लिखा है, वो ऊपर के तीनों जो नंबर सिस्टम थे उनमें नहीं था, है ना। इसी वजह से एक और तरीका दिखाया गया, क्या? इसको शो करने का। ठीक, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? रैशनल नंबर्स। इसे किस नाम से जानते हैं? रैशनल नंबर से जानते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब ये क्या होता है? परिमेय संख्या को हम प्रदर्शित करते हैं क्यू से। किसे प्रदर्शित करेंगे? क्यू से, रैशनल नंबर से, है ना। आर से प्रदर्शित नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे, क्यू से प्रदर्शित करेंगे। इन सब का नोटेशन किसी न किसी तरीके से अलग से डिफाइन किया गया है, ताकि अलग से ये दिखाई दे हमको। ठीक है, तो रैशनल नंबर में कैसे नंबर आएंगे? वे सारे नंबर्स आएंगे जिन्हें हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। अब इस P बटे Q की खासियत क्या है? सच दैट ऐसा होना चाहिए कि जो P और Q है, ये दोनों के दोनों पूर्णांक हो। क्या हो? पूर्णांक हो। पूर्णांक यानी कि जेड हो, इंटीजर हो। पूर्णांक यानी कि इंटीजर, इंटीजर यानी कि आपका माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन जो नीचे वाला है ना, क्यू जो है, वो कभी भी जीरो नहीं होगा, एंड क्यू कैन नॉट बी जीरो। इस तरीके से शो कर देंगे। ठीक है, अब इसको नंबर्स के फॉर्म में अगर शो किया जाए तो हम लिख सकते हैं, 0 आ जाएगा हमारा। इधर पे लेंगे तो -1/2, -3/4, यानी इस तरीके के नंबर। ये बीच में और भी नंबर्स रहेंगे, इधर भी नंबर रहेंगे, माइनस वाला भी पूरे आ जाएंगे। इधर पे पॉजिटिव सारे नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, 2/3 इस तरीके से पूरे। ठीक, क्यू का मान कभी भी शून्य नहीं होगा, आपको ये ध्यान रखना है। उससे प्रश्न में पूछा जाता है कि क्यू का मान शून्य होगा कि नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसकी खासियत क्या क्या है? यही है इसकी खासियत कि इसको सबसे पहले तो P/Q के रूप में लिखा जाता है।
पी और क्यू, दूसरी विशेषता इसकी कि पी और क्यू दोनों कैसे नंबर्स होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, और क्यू कभी भी शून्य नहीं हो सकता, है ना। यानी कि हम 3/0 कभी भी नहीं लिख सकते, ये कभी भी नहीं लिखेंगे। 3/0 कभी भी नहीं लिखा जाएगा, ये पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि 0/0 एक तो डिफाइन नहीं, ठीक, परिभाषित नहीं है, और हमारी परिभाषा के हिसाब से, रैशनल नंबर की परिभाषा के हिसाब से, जो नीचे का 0 है वो क्यू के जगह पे 0 नहीं ले सकते। हाँ, लेकिन इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो 3/0 लिखा है, इसको 0/3 जरूर लिखा जा सकता है। ये क्या हो जाता है, आपका 0 आ जाता है, और 0 बिलोंग करेगा किसमें, क्यू। ठीक है। अब जब ऐसे देख रहे थे तब हमको दिक्कत और भी कुछ चीजों की आने लगी। क्या? हमको अब करनी में नंबर मिलने लगे, है ना। कुछ नंबर्स हमको ऐसे मिलने लगे जो कि किस में आने लगे, करनी में आने लगे। तो करनी वाले नंबरों को नाम दिया क्या, इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर्स कैसे बनते जा रहे, समझ में आ रहे हैं ना। यानी कि नीचे जितने भी नंबर्स आते जा रहे हैं वो ऊपर के नंबर से बड़े हैं, ध्यान रखिए, ठीक है ना। लेकिन जो इररेशनल नंबर है वो इनसे बड़ा नहीं है ना। ये अलग से नंबर परिमेय संख्या की वजह से आया था, जिसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसमें वो सारे नंबर्स आते हैं जिनको हम करनी के रूप में लिख सकते हैं, और इसे डिफाइन किया जाता है क्यू, और ऊपर में सी, क्यू का कॉम्प्लीमेंट, सी का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, विपरीत, ठीक है। इसमें कैसे नंबर आएंगे, सारे के सारे करनी वाले नंबर आएंगे। करनी वाले मतलब आपका करनी दो आएगा, ऋण करनी दो भी आएगा, 0 भी आएगा, धनात्मक करनी दो भी आएगा, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्या, पाई, जो हम पाई लेते हैं ना, वो भी अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आता है, ठीक है। पाई याद रखेंगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो आपका पाई है वो किसके अंतर्गत आता है, अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। पाई की और बहुत सारी खासियत है, हम आगे देखेंगे। लेकिन पाई का मान एक जो देखते हैं हम, पाई का मान होता है 22/7। तो ये एक्चुअल मान नहीं होता, ये कैसा मान होता है, इसका एक्चुअल मान ना होकर के इसका अप्रोक्सीमेट मान है, लगभग मान है ना, लगभग मान है। इसलिए 22/7 को जब हम लेंगे तो उसे हम परिमेय संख्या में लेंगे, लेकिन जब हम पाई लिखेंगे तो उसे अपरिमेय संख्या में लिखेंगे। ये याद रहेगा आपको, ठीक है। चलिए, अब आते हैं अपने अगले नंबर पे, जो है छठवां, और सबसे इंपॉर्टेंट है क्या ये, जिसे हम कहते हैं रियल नंबर, रियल नंबर्स। रियल नंबर, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, है ना। इसे प्रदर्शित किया जाता है आर से, ठीक। अब इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें सब कुछ आ जाएगा। सब कुछ आ जाएगा का क्या मतलब है, इसमें नेचुरल नंबर भी, नेचुरल नंबर के सारे नंबर्स आएंगे, इसमें होल नंबर के सारे नंबर्स आएंगे, इसमें इंटीजर के सारे नंबर्स आएंगे, क्यू भी आएगा, क्यू का कॉम्प्लीमेंट भी आएगा, ठीक है ना। सब कुछ आ जाएगा इसमें। इसे हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। अब इनको अगर संख्या रेखा में प्रदर्शित करेंगे तो आप आराम से कर सकते हैं इनको, है ना। 0 को भी लेंगे, माइनस साइड भी लेंगे, प्लस साइड भी लेंगे, बस इनको हम बटे के रूप में लिखेंगे, है ना। जब हम अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा में निरूपित करेंगे तो क्या करेंगे, 0 को भी लेंगे, करनी दो को भी लेंगे, इस तरीके से यहाँ कहीं हम पाई को भी लेंगे, ठीक। चलिए, ये है रियल नंबर। तो रियल नंबर में सब कुछ आ जाएगा, ठीक। इसमें सारे पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर, सारे आपके रैशनल और इरेशनल नंबर सारे के सारे आ जाएंगे। यही इसकी मुख्य खासियत है, ठीक? ये जो रियल नंबर है वो ऊपर की सभी संख्याओं को आपस में क्या कर लेता है, मिला लेता है, अपने अंदर समा लेता है, ठीक। अब एक और चीज देखते हैं, हमको
कुछ दिक्कत ये आने लगी कि हम इरेशनल नंबर तो निकाल लिए थे, लेकिन इरेशनल नंबर्स के अंतर में भी कभी कभी हमको इस तरीके का नंबर मिल जा रहा, माइनस करनी दो अलग है और करनी के अंदर माइनस दो अलग है, दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए एक अलग से सिंबल दिया गया, इसको क्या लिखा जा सकता है, हम इसको लिख सकते हैं करनी के अंदर -1 गुणित 2 लिख सकते हैं। अब इसे क्या लिख देंगे हम, करनी 2 और करनी -1। अब -1 का करनी, इसे एक अलग नाम दे दिया गया जिसे हम जानते हैं आई के नाम से, आई को कहते हैं आयोटा। आई को क्या कहा जाता है, आयोटा कहा जाता है। अलजेब्रा की क्लास अगर आपने की होगी तो उसमें ये मेंशन किया गया है ना, आई को क्या कहा जाता है, आयोटा कहा जाता है। और इसी वजह से एक नया हमको मिला क्या नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या मिला, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या जो दो चीजों से मिलकर के बनी होती है। सम्मिश्र संख्या जिसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं इस तरीके से, ये दो चीजों से मिलकर के बनी होती है। कौन कौन सी चीजें से, एक होता है वास्तविक संख्या और दूसरी होती है काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्या के अंदर आपका आ जाएगा आई, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका आर प्लस आई, ये सी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, आर प्लस आई के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, इस तरीके के नंबर्स रहते हैं, है ना। और इसके अंतर्गत देखिए सारे रियल नंबर, अब सारे रियल नंबर मतलब कि आपके सारे नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल सब कुछ आएगा, उसके साथ में एक और चीज जुड़ जाएगा आई। ठीक, ये प्लस जो है वो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, हम इस तरीके से भी लिखते हैं, 2i भी लिखते हैं, 3i भी लिखते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 0 + 0 लिख सकते हैं, है ना। सिर्फ आई भी लिखते हैं, -i भी लिखते हैं, ठीक है ना, रिप्रेजेंटेशन है। इस तरीके से दिखाया जाता है कि वास्तविक संख्याओं और काल्पनिक संख्याओं से मिल करके बना जाता है, मिल करके बना होता है। इसको जब सेट फॉर्म में लिखते हैं तो हम इस तरीके से लिखते हैं x + iy, जहां पर x और जो y है ये दोनों नंबर्स क्या होते हैं, आपकी रियल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। और आई जो है वो क्या है, आपका काल्पनिक, इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, इस तरीके से इसको सेट फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। रियल लाइन पर, संख्या रेखा पर इसका जो लाइन है वो नहीं बनता, ये किस में बनता है, ये आर्गन प्लेन में बनता है। इसके बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, स्कूल में भी नहीं है, है ना। आपके 11th 12th में पूछा जाएगा, तो अभी इसको जानने की जरूरत हमको नहीं, हमको बस ये जानना है कि जो सी है वो सारे नंबर्स को मिला करके बना है, सारे नंबर्स में भी क्या है, समावेशित है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देख लिया क्या, हमारे सारे नंबर्स, 6 7 जो इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं, बेसिक नंबर्स होते हैं, उनके बारे में। इन्हीं नंबर से निकाल निकाल कर बहुत सारी चीजें बनाई है, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य, इस तरीके से, तो इन्हीं के बीच से निकाला गया है उसको। ठीक है ना, चलो, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या पढ़ा, इन सभी के बारे में अभी पढ़ा। ठीक है, हमने प्राकृत संख्या पढ़ा, पूर्ण संख्या, पूर्णांक भी पढ़ा, ठीक, पूर्णांक पढ़ा, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक, काल्पनिक संख्या, और काल्पनिक संख्या वास्तविक और काल्पनिक को मिला करके फिर सम्मिश्र संख्या के बारे में। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्या कि इनका समावेशन किस तरीके से होता है। तो इस छोटे से डायग्राम से हम इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए क्या है इसमें, जो नेचुरल नंबर रहता है वो आपका सबसे छोटा होता है। ठीक है, इसमें एक 0 मिला देने की वजह से, इसी के साथ में क्या किया गया है, +0 कर दिया गया है, जिसके वजह से हमको क्या मिलता है, होल नंबर मिलता है ना। और बड़ा कर देते हैं, चलो समझ में आ रहा है आपको।
क्या है ये नेचुरल नंबर जिसमें जीरो और मिला देने से वो क्या बन जाता है, होल नंबर। अब होल नंबर में जब माइनस वाली चीजें हम ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है आपका इंटीजर नंबर। देखते जा रहे हैं बड़ा सर्कल सर्कल बड़ा होते जा रहा है ना, एक मतलब कि चीजें समावेशित होते जा रही है, छोटी चीजें बड़ी चीजों पर। इंटीजर से फिर क्या बनता है हमारा, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय को अलग रखा गया है, क्यों, क्योंकि वो इन सारी चीजों से अलग है। कुछ एक्स्ट्रा चीजें जैसे कि पाई, है ना, पाई के बारे में अभी थोड़ी देर में देखेंगे हम। और इन सबको जब आपस में मिला दिया जाता है तो हमारा बनता है क्या, रियल नंबर। एक और ले सकते हैं हम क्या, अपने कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी एक और ले सकते हैं, ठीक है ना। इसमें आ जाएगा हमारा क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हमको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, उसकी बेसिक जानकारी हमको होनी चाहिए थी जो आपको दे दी गई है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से इसको हम क्या समझते हैं, समावेशन समझते हैं। कौन किसके अंतर्गत समावेशित है, पाई। पहले हम समावेशन देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम पाई पे आएंगे, ठीक। तो देखिए, ये हमारा क्या, सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या के अंतर्गत क्या क्या होता है, सारे वास्तविक नंबर होते हैं और काल्पनिक नंबर होता है। वास्तविक नंबर के अंतर्गत किनको किनको लेते हैं हम, परिमेय संख्या को और अपरिमेय संख्या, दोनों टाइप का लेते हैं, ठीक। अब परिमेय संख्या के अंतर्गत भी हम किसको किसको ले सकते हैं, इंटीजर को ले सकते हैं। पूर्ण संख्या उसके अंतर्गत आ जाएगा। पूर्ण संख्या के अंदर में क्या आ जाएगा आपका, प्राकृत संख्या आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, ये नोट को एक बार हम देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है ना, यहाँ से देख सकते हैं। जो प्रत्येक प्राकृत संख्या है वो क्या है, पूर्ण संख्या है। प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। ये क्या कहलाता है, आपका समावेशन कहलाता है। अगर इसको हम सेट के फॉर्म में लिखे, छोटा बड़ा दर्शाने की कोशिश करें तो कुछ इस तरीके से दर्शाएंगे, ठीक है। इसके बारे में आपको बताया गया है कि जिधर मुंह खुलेगा उधर पे क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है ना। ये ऐसा वाला जो तिकोना वाला साइन रहता है वो हम नंबर्स के लिए यूज करते हैं, एक दो तीन चार ऐसा लिखेंगे, यानी एक और चार जब लिखेंगे तब। ऐसा वाला, ऐसा वाला साइन कब यूज करते हैं, सिंबल कब यूज करते हैं, जब हम सेट की बात करते हैं, नंबर्स पूरा का पूरा सेट बता रहे हैं, समूह को बता रहे हैं, है ना, एक पर्टिकुलर नंबर को नहीं बता रहे हैं, तब हम इसकी बात करते हैं। तो अब नेचुरल नंबर किसके अंतर्गत आ जाएगा, आपका होल नंबर के अंतर्गत, अंदर अंदर में है ना। उससे बड़ा क्या है, इंटीजर। उससे बड़ा रैशनल। उससे बड़ा रियल नंबर। और सबसे बड़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। तो इस प्रकार से ये इसको याद रखेंगे आप, कि किस प्रकार से समावेशित होता है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, है ना। चलो, हम अब थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं किसके बारे में, पाई के बारे में। तो अच्छा, ये जो दिया हुआ है ये आपका इस तरीके से डायग्राम नहीं बनेगा, ये क्या बनेगा आपका, वृत्त बनेगा, है ना। ये आपका वृत्त ना बन के एलिप्स बन गया है, ठीक है। वृत्त बनेगा, वृत्त में बीच में क्या होता है, केंद्र होता है। और यहाँ क्या होती है, उसकी त्रिज्या, जिसे आर से प्रदर्शित किया जाता है। जब इस त्रिज्या को पूरा मिला दिया जाता है तो हमको क्या मिलता है, व्यास। त्रिज्या का दोगुना व्यास कहलाता है ना। तो जब हम परिधि की बात करते हैं, परिधि किसको बोलते हैं, वृत्त में एक बिंदु से स्टार्ट करके जब हम उस गोले को पूरा करके वापस उसी गोले में आते हैं, उसी बिंदु पर आ जाते हैं, है ना, तब ये वृत्त की एक संरचना बन जाती है, एक गोला टाइप का हमको दिखाई देने लगता है। उसी को कहा जाता है उसकी परिधि। बाहरी जो आवरण रहता है ना, जहां से हम उसको पहचान सकते हैं कि ये वृत्त बना है, तो वो क्या कहलाता है, परिधि, ठीक है। तो जब हम परिधि की बात करते हैं तो ये परिधि का मान होता है 2πr, होता है 2πr। यही पाई प्रदर्शित करता है किसको, एक तो एंगल को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। पाई का मान कितना होता है, 180 अंश। चूंकि कितने तो पाई है हमारे पास, हमने ज्योमेट्री में पढ़ा है ना,
इतना है तो ये 180 हो जाता है। जब इसको नीचे ले आते हैं तो एक और 180 मिल जाता है हमको, तो दो 180 हो गए। उसके वजह से इसको क्या लिखते हैं, 2 पाई। पाई का मान 180 रेडियन में लिया जाता है ना, डिग्री में। मतलब कि जब हम पाई को रेडियन में पढ़ेंगे तो उसका मान हो जाएगा डिग्री में 180, है ना। अभी हम जो पाई पढ़ रहे हैं वो लगभग यही है, ठीक है, यही है, बस वहां पर सिंबल को अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। अब हम एक्चुअल पाई की बात आए तो ये है आपका परिधि बटे व्यास। जो हम परिधि निकाले है ना, वो उसमें अगर व्यास का क्या कर दे, भाग कर देंगे, तो हमको पाई का मान मिल जाता है। ठीक, यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है, पाई मिल जाता है हमको, है ना। चलिए अब देखते हैं कि पाई है क्या क्या। इसका जो मान होता है वो मान क्या लेते हैं हम लोग, ये क्या लेते हैं, 3.14153 3 6 5 3 5 इस तरीके से अनंत तक जाएगा, है ना। और दशमलव के बाद की जितनी भी संख्याएं हैं वो रिपीट नहीं होती, रिपीट नहीं होती, इसलिए इसे हम अशांत दशमलव कहते हैं। क्या कहते हैं, अशांत दशमलव कहते हैं, ठीक है। और आवृत्ति इसकी नहीं हो रही है, रिपीट नहीं हो रही है, चूंकि ये रुक नहीं रहा है तो अशांत कह दिया हमने। और चूंकि इसकी आवृत्ति नहीं हो रही है, नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं एक साथ, इसलिए इसको अनावर्ती दशमलव कहते हैं, ठीक है। ठीक, बार बार रिपीट होता है, जैसे कि ये 3.3 3 3 3 3, तो इसको आवृत्ति दशमलव कहते हैं या आवर्ती दशमलव कहते हैं, आवृत्ति या आवर्ती दशमलव कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे नहीं लिखना है तो आप आवर्ती लिख सकते हो, आवर्ती दशमलव। और चूंकि इसमें रिपीट नहीं हो रहा है इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, अनावर्ती दशमलव, रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका मान अप्रोक्सीमेट जब हम लेते हैं तो पाई का जो मान होता है 3.14 लगभग लेते हैं, इस तरीके से लगभग से साइन से हम प्रदर्शित करते हैं इसे, लगभग लेते हैं। अब अगर इसे हम परिमेय संख्या के रूप में लिखना चाहें तो पाई का मान पहले तो हमने क्या किया, दशमलव में 3.14 के रूप में लिख दिया। पाई का मान जब हम किसमें लेते हैं, अप्रोक्सीमेट मान ले रहे हैं ना, एक्चुअल मान को नहीं ले रहे हैं। जब हम परिमेय संख्या बनाएंगे तो 2 और 22/7 के रूप में लिखेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से इसे प्रदर्शित करते हैं। अब इसके आते हैं नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से परिमेय दिख रहा है, लेकिन इसको किस श्रेणी में रखा जाता है, अपरिमेय में रखा जाता है। किसके अंतर्गत रखा जाता है इसको, अपरिमेय के अंतर्गत रखा जाता है। अपरिमेय के अंतर्गत क्यों रखा जाता है, क्योंकि इसका एक्चुअल मान फिक्स नहीं है ना। जो करनी में मान आते हैं ना, करनी 2, करनी 3, करनी 4 ऐसे करके, ठीक है, तो इसका जो मान है, पाई का जो मान है वो कितना है, 3.14। और ये 3.14 आपके कहाँ पर प्रदर्शित होता है, आपका करनी 4, करनी 4 यानी कि 2, ठीक। और यहाँ पर लेंगे तो अगला करनी क्या आ जाएगा आपका, करनी 9 यानी कि 3, ठीक है। इसका मान कितना है, 3.14, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ 3 के जस्ट बाद आपका क्या आता है, पाई, जहां पर आपको 3.14 लगभग मिलेगा वहां, ठीक है ना। तो इसको हम अपरिमेय संख्याओं में काउंट करते हैं, गिनते हैं, ठीक। अब भले ही ये अपरिमेय है लेकिन हम इसको वास्तविक संख्या कह सकते हैं समावेशन से, है ना। हमने पढ़ा है कि जितने भी अपरिमेय संख्याएं होती है वो वास्तविक संख्याएं भी होती है, ठीक। अब चूंकि ये जो संख्या है वो कभी भी खत्म नहीं होती, है ना, ये क्या हो जाता है, कभी भी खत्म नहीं हो रही है, कंटिन्यू चलते जा रही है, इसलिए हम इसको परिमेय संख्याओं में अगर लें तो अनावर्ती में लेते हैं, किसमें लेते हैं, अनावर्ती में, रिपीट नहीं होती, अनावर्ती प्लस अशांत, ठीक है। चौथा बात करें, इसे कहा जाता है अतीन्द्रिय संख्या भी,
अतीन्द्रिय संख्या, इस नाम से भी इसे जाना जाता है। ट्रांसडेंटल, ट्रांसडेंटल नंबर। अब ये क्यों कहा जाता है? जब हम अलजेब्रा पढ़े थे, है ना, तो हमने वहां पे शून्यक निकाला था कि हर बहुपद के लिए हमको शून्यक प्राप्त होता है, ठीक है ना। लेकिन जो पाई है ना, वो किसी का शून्यक नहीं है, ठीक है। किसी भी बहुपद में रखने पर कभी भी हमको पाई नहीं मिलता, डायरेक्ट पाई नहीं मिलेगा, ठीक है ना। पूरा का पूरा जो पाई का ये वाला नंबर है ना, ये वाला, ये 3.141592 22/7 तो, या 3.14 तो उसका अप्रोक्सीमेट नंबर है। एक्चुअल पाई हमको कभी भी प्राप्त नहीं होता। कब? जब हम बहुपद में जब क्या करते हैं, इसको किसके लिए देख रहे हैं, बहुपदों के हिसाब से देख रहे हैं ना, बहुपदों के हिसाब से इसका नाम। बहुपद में कभी भी जो पाई है वो शून्य के तौर पर यूज नहीं होता है, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? अतीन्द्रिय संख्या या ट्रांसडेंटल नंबर के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ उसकी प्रकृति है, कुछ उसके नाम है जो आपको याद रखने हैं, ठीक। चलो, और क्या क्या दिया हुआ है पाई की, और क्या विशेषता है? तो हमने पढ़ लिया है कि अनंत तक विस्तार है, अनावर्ती है, हम ना पी बटे क्यू के रूप में इसको नहीं लिखा जाता, ये सब हमने पढ़ लिया, ठीक। तो ये है कुछ छोटी सी जानकारी जो किसके बारे में थी, आपके पाई के बारे में थी। क्लियर? चलिए, अब आते हैं हम अपनी अगली चीज पर, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन से पहले, क्योंकि मिला जुला करके क्वेश्चन बना रहता है, हम देख लेते हैं क्या संख्याओं के मुख्य गुण। जिन लोग ऐप में पढ़ रहे हैं उनको पूरे नंबर सिस्टम, उनकी जो विशेषताएं हैं वो सब कुछ नोट्स में मिल जाएंगी, है ना। तो उसके लिए आप चिंता मत कीजिए। संख्याओं के गुण, इनकी भी एक एक विशेषता आपको ऐप पर मिल जाएगा, नोट्स में मिल जाएगा, जितने लोग भी इनरोल्ड है कोर्स में उनको, ठीक है। चलिए, अब ये ब्रीफली हम समझते हैं कि संख्याओं के क्या क्या गुण होते हैं। जैसे हमने किया था ना, जोड़ना किया था, घटाना किया था। जोड़ने की वजह से तो उसी में आ जा रहा था, घटाने की वजह से क्या हो जा रहा था, शून्य नहीं मिल रहा था या माइनस नहीं मिल रहा था, यही हो रहा था, नेगेटिव वाले नंबर्स हमको नहीं मिल रहे थे, ठीक है ना। तो उन्हीं के वो कैसे प्राप्त हुए? तो इन गुणों को लगाने पर, ये गुण को जब हम लगाते गए इनके सूत्रों को, तब हमको पता चला कि अरे ये नंबर तो मिसिंग है, अरे ये नंबर तो मिसिंग है, तो अगला वाला लाया जाए, है ना। उस हिसाब से, उन्हीं के हिसाब से हम क्या करेंगे, आप गुणों को पढ़ेंगे, ठीक। तो क्लोजर प्रॉपर्टी, समृद्धता का गुण, ये क्या बताता है? कोई भी ऑपरेशन लीजिए, आप प्लस लीजिए, गुणा लीजिए, भाग लीजिए, कुछ भी लीजिए, यदि दो नंबर के बीच में प्लस कर रहे हैं, जैसे नेचुरल नंबर है ना, आपका प्राकृत संख्या है, अगर दो प्राकृत संख्याओं को आपस में जोड़ दिया जाए तो उनका जो हल होगा वो भी प्राकृत संख्या होना चाहिए। ये है, प्लस ले माइनस ले कुछ भी ले, अगर दो संख्याओं के बीच में सेम ही का होना चाहिए ना, प्राकृत संख्या हो दोनों, या फिर दोनों क्या हो आपका, पूर्णांक हो, कुछ भी हो, रियल नंबर हो, जो भी आप ले रहे हैं, दोनों सेम ही सिस्टम से बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में कोई भी प्रक्रिया की जाए, यदि वो उसी नंबर में वापस लौट के आ जाता है, जैसे कि हम एग्जांपल के लिए लेते हैं, 3 और 4 को जोड़ दिया जाए, 3 आपका नेचुरल नंबर है, ठीक है, 4 भी आपका नेचुरल नंबर है, 7 भी आपका क्या बन गया, जोड़ने पर नेचुरल नंबर बन गया, ठीक है। तो जो n है ना, वो इस प्लस के साथ में इस क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, प्लस के साथ में। क्या यही चीज माइनस के साथ हम कह सकते हैं? माइनस के साथ नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अगर हम 3 - 4 लिखेंगे तो -1 आएगा, और ये -1 आपके नेचुरल नंबर में नहीं, ठीक है। आपको ये गुण जानना है कि ये गुण होता क्या है, ठीक। दो संख्याओं के बीच में जब हम कोई संक्रिया लगाते हैं तो जो प्राप्त उत्तर रहेगा, आंसर रहेगा, वो भी उसी नंबर सिस्टम में बिलोंग करना चाहिए, ठीक। तो इसके अंतर्गत प्राकृत संख्या में आपका प्लस और गुणा आ जाएगा। प्राकृत संख्या
ये संवृत्तता पालन करती है, लेकिन किसके साथ? प्लस और गुणा के साथ, मल्टीप्लीकेशन के साथ। ठीक है, पूर्ण संख्या ये किसके साथ करती है? प्लस के साथ, माइनस के साथ, कुछ हद तक माइनस के साथ। तो माइनस के साथ पूरा नहीं करेगा, तो माइनस को हम नहीं लेंगे। प्लस, और ये भी किसके साथ करता है? गुणन के साथ। वैसे पूर्णांक संख्या में आएंगे तो ये प्लस में भी करेगा, माइनस में भी करेगा, गुणा में भी करेगा, भाग में नहीं करेगा, है ना। भाग की वजह से दिक्कत आया, तो फिर परिमेय संख्या मिला हमको। अब ये चारों के साथ करेगा, प्लस के साथ भी, माइनस के साथ भी, गुणा के साथ भी, और भाग के साथ भी। ठीक है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को यहाँ पर आई लिख दिया, ये क्यू सी होगा, क्यू कॉम्प्लीमेंट होगा आपका। ठीक, तो अपरिमेय संख्या के साथ भी ये चीजें फॉलो होगी, वास्तविक संख्या के साथ तो होती है। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, जोड़ और गुणा के लिए ये सब कुछ लागू होगा। ठीक, चलिए अब आते हैं क्या? विनिमेयता कन्वर्ज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्युनिकेट करना, है ना। जैसे दो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो ऐसे और ऐसे आमने सामने खड़े हैं, अब इनका पोजीशन बदल दे, इस तरीके से खड़े हैं, है ना, आमने सामने खड़े, अब इनका पोजीशन बदल दे, ये ऐसे, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ना चाहिए। यही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कि अगर हम स्थान को परिवर्तित कर दें और तब भी दोनों का आंसर सेम आ रहा है, तो वहां पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, जो कि प्लस और गुणा के लिए बस काम करता है। साहचर्य भी है, प्लस और गुणा के साथ बस काम करता है। ठीक है ना। तो जो प्लस है वो कैसे काम करेगा? मान लीजिए 3 धन 4 लिखा हमने, इसका उत्तर कितना आया? 7। अब 4 धन 3 लिखेंगे तो भी कितना हो जाएगा? 7 आ जाएगा। आ जाएगा, क्लियर है। वैसे ही 3 गुणित 4 लिखें तो 4 तिया 12, 3 चौक 12, और 4 तिया भी 12 होता है, तो दोनों आपस में क्या है? बराबर, है ना। इधर से भी देखिए बराबर होगा, लेकिन यहीं पर अगर 3 - 4 लिखे और 4 - 3 लिखे, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे? नहीं होंगे। पहले वाले का आंसर आपको -1 और दूसरे वाले का 1 आ जाएगा, दोनों आपस में बराबर नहीं है। ठीक है ना, इसलिए ये किसके लिए बस काम करता है? प्लस और गुणा के लिए, मतलब धन और गुणा के लिए बस काम करता है। प्लस एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के लिए बस काम करता है, बाकी चीजों के लिए काम नहीं करता। ठीक, ये है हमारा क्या? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं, साहचर्य का गुण, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी कि साहचर्यता। ठीक है, भाईचारा बनाना, है ना। साहचर्य बनाना यानी कि एसोसिएशन करना, यानी कि समन्वय करना, है ना, भाईचारा को बढ़ाना, ऐसे समझ सकते हैं आप। तो ये क्या होता है? जैसे कि हमने ले लिया 3 धन 4 ले लिया, 3 नंबर्स आ गए एक साथ, तो अब उनको, उनके बीच में समन्वय कैसे बनाएंगे? तो 3 धन 4 धन 2, पहले हम क्या करेंगे? 2 नंबर को आपस में जोड़ेंगे, फिर तीसरे वाले को जोड़ेंगे। ठीक है ना। अब जब ऐसा किया जाता है तो ये 7 धन 2 यानी कि 9 आ जाएगा। अब इसी को पलट दे तो 2 बोल रहा है कि मेरे साथ पहले कम्युनिकेट करो। ठीक है, ऐसा आ गया। तब क्या करेंगे? 2 धन 4 के साथ में रखेंगे, धन 3 को बाद में रख लेंगे। ठीक, अब ब्रैकेट वाला पहले हल होता है बोडमास रूल से। ठीक है, 4 और 2 कितना हो जाएगा? 8। 4 और 2 कितना हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा जोड़ने से, 6। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी आएगा 9, है ना। यानी ये दोनों चीजें आपस में क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, इसलिए लिखा है क्या? a+b+c = a+b+c। ठीक, अब जो चीज यहाँ पर धन के लिए है, वही चीज गुणे के लिए भी काम करती है, सेम तरीके से। माइनस और भाग में ये चीज काम नहीं करता, ऋण और भाग में काम नहीं करता, इसलिए उसको नहीं लिखा गया है। ठीक है ना? और इधर पे आपके सारे नंबर्स हैं, तो ये सारे नंबर्स पे काम करता है, तो सारे नंबर्स वहां पे लिखे होंगे, है ना। चल, आते हैं अगली प्रॉपर्टी पे, जो है क्या? आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वितरण का गुण। वितरण यानी कि बांटना, वितरण यानी कि बांटना। ठीक है ना, तो प्लस को, गुणे को क्या करेंगे? प्लस में बांट देंगे, है ना, बांटना। तो बंटवारा कैसे होता है? जैसे ये ए है, जैसे ये 3 लिखा हुआ है, ठीक, तो 4 धन 2 इस तरीके से लिखा है। ठीक है, तो इस 3 को, इस 4 को भी देंगे और इस 2 को भी देंगे। कैसे देंगे? तो बढ़ जाएगा, इस 3 का गुणा 4 के साथ भी हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या है? गुणा का चिन्ह है ना,
और इसी 3 का गुणा आपकी 2 के साथ भी होगा, तो 3 को बांट दिए ना दोनों के साथ, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या वितरण का गुण कहा जाता है। ठीक है, माइनस के लिए भी वैसे ही काम करेगा और प्लस के लिए भी वैसे ही काम करेगा, है ना। किसी एक संख्या का गुणा करना है बी प्लस सी से और बी माइनस सी से। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं तदात्म्य का गुण, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, जिसे हम इकाई का गुण भी कहते हैं। इकाई का गुण, इकाई का गुण यानी कि हमारे पास धन और गुणा, उसी के बारे में मेनली पढ़ना है ना हमको, धन और गुणा। ठीक है, तो हमको ऐसा नंबर खोजना है जिसको किसी भी नंबर के साथ में जोड़ दिया जाए तो हमको वापस से वही नंबर मिल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नंबर कौन सा है हमारे पास, जीरो। ठीक, जीरो है ऐसा नंबर। ठीक है ना, तो जीरो को किसी भी संख्या के साथ में जोड़ दिया जाता है तो वापस से वही संख्या हमको मिल जाती है, ए मिल गया है। जैसे कि 3 के साथ में अगर जीरो को जोड़ देंगे तो 3 मिलेगा, इसलिए जीरो को प्लस चिन्ह का आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है, जीरो को धनात्मक चिन्ह का आइडेंटिटी कहते हैं, तदात्म्य कहते हैं। ठीक, वैसे ही ए वन के बारे में बात करें तो किसी भी संख्या को यदि एक से गुणा किया जाए तो आपस से वही संख्या आ जाती है, तो इस वन को 3 गुणित 1 लिखे तो भी 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो एक है ये किसके लिए, गुणन के लिए आइडेंटिटी का काम करता है। किसके लिए काम करता है, गुणन के लिए। ठीक, अब इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे आपके, कौन कौन से नंबर आएंगे, तो चूंकि जीरो नेचुरल नंबर पे नहीं रहता तो नेचुरल नंबर को जीरो के लिए नहीं लेंगे, किसके लिए लेंगे, गुणा के लिए लेंगे नेचुरल नंबर को। नंबर वहां पे सारे लिखे हुए हैं, है ना, लेकिन हमको देखना है कि किसके लिए वो काम कर रहा है। ठीक, चलो अब आते हैं अपनी अगली चीज पे, जो है क्या, प्रतिलोम का गुण या इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स यानी कि उल्टा। ठीक है, तो ये दो तरीके से होता है, योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम यानी कि प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस, गुणा का उल्टा क्या हो जाएगा आपका भाग। ये दो चीज याद रखिए। ठीक, प्लस का उल्टा माइनस और मल्टीप्लीकेशन का उल्टा डिवीजन, ये होता है आपका, है ना। तो प्लस और माइनस वाली चीजों के लिए हम यूज करते हैं किसको, योगात्मक प्रतिलोम को, और इसे योज्य प्रतिलोम भी कहते हैं, योज्य प्रतिलोम भी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना, अगर हमको दे दिया 5 तो 5 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -5। ठीक, हमको दे दिया 10, ऋण में दे दिया है तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -10। ठीक है ना, अपोजिट, धन का उल्टा ऋण, ऋण का उल्टा धन, ये आपका क्या कहलाता है, योज्य प्रतिलोम या योगात्मक प्रतिलोम। अब इसी में गुणन प्रतिलोम की बात करें, है ना, तो गुणा वाला उल्टा हो जाएगा, यानी कि आपका 3/4 लिखा है तो इसका गुणन प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 4/3। किसकी बात कर रहे हैं हम, गुणन प्रतिलोम। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम या गुणन प्रतिलोम। ठीक, अब यहीं पर अगर मैं ले लूं क्या इसको, -3/4, तो यहाँ पर साइन चेंज नहीं होता, ये क्या हो जाएगा आपका 4/3 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर अगर कोई प्राकृत संख्या ले ले, 5 ले ले, तो 5 का जो गुणन प्रतिलोम है वो 1/5 हो जाएगा। 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं ना, जस्ट अपोजिट कर देना है, उल्टा कर देना है हमको, 1/5 हो जाएगा। क्लियर है, इस तरीके से हमारा क्या है, योज्य प्रतिलोम और गुणन प्रतिलोम है, ये दोनों आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, योज्य प्रतिलोम और गुणन प्रतिलोम। ठीक, चलो आगे आते हैं शून्य की प्रॉपर्टी, शून्य का गुण। अभी हमने देखा शून्य को अगर किसी भी संख्या से जोड़ा जाए या किसी भी संख्या से घटाया जाए तो कितना प्राप्त होता है, हमको वही संख्या वापस मिल जाती है, यही है शून्य की प्रॉपर्टी, बहुत ज्यादा नहीं, है ना। एक का गुण तो प्रॉपर्टी ऑफ वन, ये भी क्या है, अगर किसी संख्या को एक से गुणा किया जाएगा तो वापस से वही संख्या मिल जाती है, इसको भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, अगला आते हैं एक अपने इंपॉर्टेंट चीज पर, वो है ऑर्डर प्रॉपर्टी, क्रम का गुण।
क्रम निश्चित होना चाहिए। ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर दो वास्तविक संख्याएं दी गई है ए और बी। यदि पहली कंडीशन दिया है कि ए छोटा है बी से, क्या दिया है, ए छोटा है बी से, तो ऑर्डर प्रॉपर्टी के अनुसार क्या हो जाएगा, ऑर्डर प्रॉपर्टी के अनुसार ये दोनों, हमको नहीं पता है ना कि ए और बी में क्या कंडीशन है, तो या तो ए छोटा होगा बी से, या ए बराबर होगा बी के, या तो ए बड़ा होगा बी के। यही है ऑर्डर प्रॉपर्टी। हमको नहीं मालूम है कि ए और बी किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, छोटा, बड़ा, और आपका तीसरा क्या, बराबर। यही तीन चीजें हो सकती है। उसके अलावा दो संख्याओं के बीच कोई भी संबंध हो सकता है क्या, नहीं। या तो छोटा होगा, या तो बड़ा होगा, या तो बराबर होगा। वो गुणन वाला अलग चीज है, गुणा और भाग वाली, है ना। ये हो गया क्या आपका ऑर्डर प्रॉपर्टी। अगला आते हैं आपका सघनता का गुण, डेंसिटी प्रॉपर्टी। सघनता का गुण, ठीक। सघनता का गुण यानी कि दो संख्याएं हैं, उनके बीच में हमको और बहुत सारी संख्याएं मिलती है। जैसे कि यदि मैं लिख दूं यहाँ पर एक, और इसको रख दूं रियल नंबर पर, और लिख दूं दो, और इसको भी रख दूं रियल नंबर, ठीक। दोनों रियल नंबर के हैं। ध्यान से समझिएगा इसको, है ना। इसमें से प्रश्न पूछा जाता है, आपको सघनता नहीं देगा, लेकिन इसको क्वेश्चन बना करके पूछा जाता है। जैसे कि ये एक है और यहाँ पर दो है ना। तो क्या इन दोनों के बीच में और भी नंबर्स है, और भी रियल नंबर्स हैं क्या, है। रियल नंबर में आपका क्या क्या आता है, नेचुरल नंबर भी आता है, होल नंबर भी आता है, इंटीजर भी आता है, आपका रैशनल और इरेशनल भी आता है, सब कुछ आता है ना। तो इसके बीच में रैशनल नंबर्स तो है, 1/2, 1/3, 1/4, इस तरीके से है ना। या फिर इसको इससे बनाइए, एक है 1/2, 2/2, 3 बटा, ये जीरो हो जाएगा, 3/2, 4/2, ठीक। यहाँ पर आपको क्या मिल गया, एक, यहाँ पर आपको क्या मिल गया, दो। तो इसके बीच में कोई ना कोई नंबर तो है, उस नंबर को और छोटा किया जा सकता है, 1/2, 1/3, 1/4, इस तरीके से। यानी कि एक दो नंबर के बीच में बहुत सारे नंबर हमको मिलते हैं, बहुत सारे नंबर तो अनंत नंबर मिलते हैं, ऐसा कह देते हैं। ठीक है ना। और अनंत नहीं तो कम से कम एक तो होगा, ये वास्तविक संख्या में है, ठीक है, रैशनल नंबर में है। नेचुरल नंबर में ऐसा पॉसिबल है क्या, एक और दो के बीच में क्या यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर और आएगा, नेचुरल नंबर आएगा क्या, नहीं आएगा, एक के बाद सीधे दो ही आता है। तो नेचुरल नंबर में क्या ये वाला गुण सेटिस्फाई नहीं हो, उनके बीच में कोई और नंबर हमको नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप देखिए कि परिमेय संख्या से स्टार्ट हुआ है, परिमेय संख्याओं में ये गुण होता है, अपरिमेय संख्याओं में ये गुण होता है, और वास्तविक संख्या और सी को भी लेंगे, क्योंकि सी को और नहीं देख रहे हैं इसलिए सी की बात नहीं हो रही है, वास्तविक संख्याओं में भी ये गुण पाया जाता है। ठीक है, समझ आ गया। किसी भी दो भिन्न, अलग अलग ना, भिन्न मतलब वो बटा वाला नहीं, अलग अलग दो वास्तविक संख्याओं ए और बी के बीच, जिसमें ए छोटा हो बी से, के बीच कम से कम एक संख्या तो होगी ही होगी, एक वास्तविक संख्या होगी। वैसे ही हमने नेचुरल नंबर के लिए देखा है कि दो नेचुरल नंबर के बीच में क्या और नेचुरल नंबर मिल सकता है, नहीं मिल सकता, इसलिए ये प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई नहीं करता है। चलो, अब आते हैं क्या, घात के गुण। तो घातों के बारे में आपने पढ़ा होगा, घातों के बहुत सारे नियम होते हैं, है ना, और इससे बहुत सारे प्रश्न बनते भी हैं हमारे। तो जब पहला नियम देखते हैं कि अगर उसका आधार सेम है और घात अलग अलग है और उनका आपस में गुणा है, तो क्या हो जाएंगी, ए एम प्लस एन, यानी घातें जुड़ जाती है। ठीक है। अब यहीं पर आधार सेम है लेकिन घात अलग है और उनका भाग हो रहा है, तो उनकी घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। ठीक। साथ में भाग जब भी करेंगे तो हमको ध्यान रखना है, ए कैन नॉट बी जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक। चलो, अब यदि क्या दिया है, ए की घात एन है, पूरे की घात एन है, तो हमको क्या मिल जाएगा, ए की घात, जो दोनों घात है ना उनका आपस में गुणा हो जाएगा। ये सारी प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके होंगे बहुत पहले, स्कूल में पढ़े हैं आप। ए बी दो संख्याएं दी हुई है, उनका घात एन दिया हुआ है,
तो ये क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी, ए की घात n, b की घात n, बंटवारा हो जाएगा, वितरण हो जाएगा, वितरण लग जाता है यहाँ पर। ठीक है, a बटे b गुणा में था, अब वही चीज भाग में दी है, तब भी ये वितरण हो जाएगा, a bn। इसको घात का वितरण नियम कहते हैं, घात का वितरण नियम। ठीक, इसमें भी अलग अलग नाम के जानते हैं हम लोग। ये घात का योग नियम, ये घात का अंतर नियम, ये दोनों घात के क्या आ जाते हैं, गुणा और भाग नियम, है ना, अलग अलग नाम से जानते हैं। ये घात का एकाकी नियम, यानी कि किसी भी का घात यदि शून्य, किसी भी संख्या का, तो उसका आंसर कितना आता है, हमेशा 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। वहीं पर ये वाला a की घात यदि ऋण n है, तो एक इसको क्या लिखा जा सकता है, 1 बटे a की घात n के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, अगला देखें तो अगला क्या लिखा हुआ है, a की घात यदि बटे में दिया हुआ हो, a की घात, तो इसको थोड़ा सा समझिए। इसको क्या लिख सकते हैं हम, इस वाले को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a की घात 1/n पूरे की घात n, लिख सकते हैं। या फिर इसी को दूसरे तरीके से लिखें तो a की घात m पूरे की घात 1/n, है ना। और जब 1/n रहता है तो उसको हम करनी के रूप में लिखते हैं, तो a की घात n ये करनी, और यहाँ पर आ जाता है n। ठीक, ऐसे समझिएगा इसको। ठीक, किसी भी की घात यदि 1 है तो उसका आंसर तो वही संख्या हो जाती है ना, एक के रूप में लिखा जा सकता है। ये है क्या, हमारा घात का गुण। और घात का गुण लगभग सभी संख्याओं के पास में होता है। भाग के वजह से, गुणा के वजह से, भाग की वजह से और घटाने की वजह से ये नेचुरल नंबर पे, होल नंबर पे और हमारा जो इंटीजर नंबर है उस पे भी काम नहीं करता। तो हम इसको बेसिकली किस पे लेंगे, अपने परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक प्रॉपर्टीज थी जिनके बारे में हमने जाना है ना। नेक्स्ट में क्या करेंगे, हम इनसे रिलेटेड प्रश्नों को हल करेंगे। बहुत सारे प्रश्न है हमारे पास, इन प्रश्नों को हल करेंगे। एक दो प्रश्न अभी देख लेते हैं, ताकि हमने जो पढ़ा है वो बैठ रहा है कि नहीं, उस तरीके से। ठीक, एक आध प्रश्न अभी के लिए हम देख लेते हैं। पहला आपका प्रश्न दिया हुआ है क्या, संख्या पद्धति की सोपान क्रमिक श्रृंखला को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा क्रम सही है। हमने पढ़ा है ना, समावेशन पढ़ा है। समावेशन पढ़ा है तो समावेशन देखिए आप, कि कौन सोपानिक क्रिया को, यानी एक के बाद बढ़ते क्रम को शो करता है। तो सबसे पहले आपका क्या आता है, नेचुरल नंबर आता है। नेचुरल नंबर के बाद क्या आता है, होल नंबर आता है। होल नंबर के बाद क्या बनता है, इंटीजर नंबर बनता है। इसके बाद रैशनल बनता है। रैशनल, इनरैशनल को फिलहाल के लिए हटा दें। इसके बाद क्या बनता है आपका, रियल नंबर। तो ये सोपान है। ठीक, इस तरीके से तो कौन सा वाला आपका सही हो जाएगा, नेचुरल नंबर पहले, फिर होल नंबर, फिर जेड और क्यू, इस तरीके से दिया है। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर और रैशनल नंबर, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, टेट के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, इतना बेसिक पूछा हुआ है, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए और आते हैं, परिमेय संख्या से पूछा है हमको। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, बोला है क्या, परिमेय संख्या वह संख्या जिसे अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या को वैसे लिखते हैं p बटे q के रूप में। कैसे लिखते हैं परिमेय संख्या को, p बटे q के रूप में, जहां p और q क्या होते हैं, दोनों पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक यानी z होते हैं, और q का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता, यही इसकी विशेषता है। ठीक है, तो अंश और हर दोनों ही पूर्णांक हो, ये दिया हुआ है। हर कभी भी शून्य नहीं होगा, ये हमारी परिभाषा को बिलोंग करता है ना। तो हमको बताना है कि नीचे में से क्या सही है। ठीक, कथन दिया हुआ है कि 0/0 एक परिमेय संख्या है। क्या ये दोनों पूर्णांक संख्या है, तो ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, दोनों के दोनों इंटीजर नंबर है। एक प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई कर लिया, p बटे q के रूप में लिखा हुआ है। q बराबर 0 है क्या, q नीचे होता है, q बराबर 0 नहीं है, ऊपर वाला 0 है। ठीक है, ऊपर वाला 0 है इसलिए। ठीक है ना,
तो ये हमारा कथन क्या है, बिल्कुल सही है, परिमेय संख्या है। अब कारण क्या दे रहा है, शून्य और ऋण 3 पूर्णांक है, इसलिए इसके साथ में एक और चीज जोड़नी पड़ेगी। ये दोनों पूर्णांक है, लेकिन जो -3 है वो शून्य के इक्वल नहीं है, इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। ध्यान में रहेगा आपके, इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा आपको, है ना। यानी कि जो कारण है वो सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा। ठीक, तो आपका सही क्या आ जाएगा, दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता। ये दोनों के दोनों सही है, परंतु जो आर है वो पूर्णतः व्याख्या नहीं कर रहा, है ना। एक चीज को मिस कर दिया है, जीरो वाले पॉइंट को, जो कि वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। इसमें से बाकी प्रश्न और हल करेंगे हम, अभी कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। चलो, क्या दिया है, दो पूर्णांकों का योग, अभी प्रॉपर्टी पढ़े हैं ना हम। दो पूर्णांकों का योग अंतर गुणा एक पूर्णांक होता है। दो पूर्णांकों का योग, पूर्णांक में आपके कौन कौन से नंबर आते हैं, शून्य से आता है, या माइनस भी होता है, माइनस भी होता है ना, माइनस भी होता है और इसमें प्लस भी होता है। माइनस प्लस जीरो तीनों चीजें होती है, ठीक है ना। तो उनका योग आराम से बन जाएगा। माइनस वाली चीजें हैं, यानी कि अंतर भी बन जाएगा, बन जाएगा। गुणा, गुणा तो बन ही जाएगा, क्या एक पूर्णांक होता है, सही है, पूर्णांक ही आएगा। ठीक, प्राकृतिक संख्याओं, प्राकृतिक है ये, प्राकृतिक संख्याओं के लिए क्रम विनिमय का नियम योग और गुणन संक्रिया में लागू होता है, जबकि घटाने एवं भाग में लागू नहीं होता। क्रम विनिमय यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए क्या प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर उसमें काम करता है, नेचुरल नंबर में, यानी कि हमको 3 धन 4, 3 गुणा 4, ये क्या मिल जाएगा, 4 धन 3, और ये 4 गुणा 3 हो सकता है, हो सकता है ना। तो बोल रहा है कि ये योग और गुणा के लिए काम करता है, लेकिन ये घटाने और भाग के लिए काम नहीं करता, क्योंकि घटाना और भाग का क्रिया वहां पे नहीं कर सकते हम। तो ये भी सही है आपका। ठीक, अब आते हैं, प्रत्येक पूर्ण संख्या की पूर्ववर्ती एवं परवर्ती संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या में कौन कौन से नंबर आते हैं आपके, पूर्ण संख्या में आता है शून्य, 1 2 3 4, इस तरह से, ठीक है ना। तो किसी भी नंबर को ले लीजिए, उसका एक पूर्ववर्ती यानी पहले, और परवर्ती यानी बाद वाला संख्या। तो एक को लेंगे तो एक के पहले शून्य है और एक के बाद 2 है, लेकिन यदि हम शून्य पे आए तो शून्य से पहले की संख्या हमको नहीं मिलती, शून्य से पहले की संख्या, पूर्ववर्ती संख्या हमको नहीं मिलती है, इसलिए ये जो कथन है वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना, शून्य पे आकर के फंस गए। ठीक, अगला आते हैं, दो धनात्मक पूर्णांकों, पूर्णांकों की बात हो रही है, यानी जिसमें प्लस माइनस और क्या होता है, शून्य होता है। पूर्णांकों या दो ऋणात्मक पूर्णांकों का, दो धनात्मक पूर्णांकों या दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणा करने पर धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है क्या, चेक करें क्या। जैसे कि 3 गुणा 4, ये दोनों के दोनों पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, दोनों दोनों धन है ना। क्या बोला है, गुणा करने पर, तो 3 गुणित 4 यानी कि 12 आ जाएगा, आ जाएगा। अब बोला है दो ऋणात्मक पूर्णांक लेकर के चलो, ऋण 3 ऋण 4, तो इसका आंसर कितना आता है, 12 ही आता है। ऋण और ऋण आपस में गुणा होकर के क्या बन जाते हैं, धन बन जाते हैं, ठीक है ना। तो ये भी हमारा सही है। कौन कौन सा सही है, जे, के और एम। कहाँ पर है जे, के और एम एक साथ, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इस तरीके से और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे। नंबर सिस्टम में और कुछ नंबर्स बचे हुए हैं, त्रिभुजा का नंबर बचा हुआ है, कापरेकर बचा हुआ है, उसको भी करेंगे। सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या वो भी है, उनको भी करेंगे, ठीक है ना। तो इनसे रिलेटेड और क्वेश्चंस हैं, उसको फिर हम अगले में देखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, इसके अलावा भी आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, उसको एक एक करके हम थोड़ा थोड़ा करके सॉल्व करेंगे, एक साथ में बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं। अगर इसकी पूरी थ्योरी चाहिए, यहाँ पर तो कुछ ही चीज है ना आपको, तो जिन लोग ऐप में है उनको तो पूरा का पूरा मिल जाएगा, जो ऐप में नहीं है वो फिर थ्योरी के लिए ऐप डाउनलोड कर लीजिए और कोर्स इनरोल कर लीजिए। ऑनलाइन क्लासेस इनकी पूरी की पूरी जानकारी आपको मिलेगी, है ना। चलो मिलते हैं फिर।